दोस्तों अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो बैटरी वाली गाड़ियों का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वो एक प्रचलन बढ़ने का कारण भी है क्योंकि वो वाकई में बहुत ज़्यादा सस्ती है। जैसे कि मेरी गाड़ी है, 200 रुपये में जितना चलता है, जो सामान गाड़ियाँ जो रखते हैं वो बैटरी वाली गाड़ी 20 रुपये में चल जाता है। तो ये बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन कहा जाता है कि आकर्षक चीज़ों में धोखा भी होता है। धोखा से मेरा मतलब है कि जल्दीबाजी में लोग कुछ भी सामान खरीद लेते हैं। तो अगर चीज़ आकर्षक हो और अच्छी हो और उसे सोच समझ के खरीदा जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहा कि बैटरी वाली गाड़ी हम लोग को नहीं खरीदना चाहिए। हम लोग को बैटरी वाली गाड़ी तो समय की मांग है, बहुत सस्ता है, पर्यावरण की दृष्टि से, हर दृष्टि से सही है। लेकिन बैटरी वाली गाड़ी को खरीदने से पहले अगर जांच परख कर ले, उसके बारे में अच्छी चीज़ें जानकारी कर ले, तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो यही सब चीज़ के लिए मेरे पास है अजय जी, जो कि इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिसर्च टाइप का ही करके रखे हैं। इनसे अगर आप सुन लीजिएगा और राय अगर ले लीजिएगा और इनकी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, अगर आप बैटरी वाली गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। इसीलिए मैंने इनको बुलाया है और आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अजय जी आप बताइए। मैं सर सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो के लिए मुझे बुलाया। और मैं व्यूवर्स को अपना जो भी अनुभव है, जो अब तक का मेरा अनुभव रहा है, और मैं खुद एक पर्सनल ईवी यूज़र हूँ, तो उससे क्या क्या मुझे फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, मुझे क्या झेलना पड़ा, या मेरे साथ क्या सुखद अनुभव हुआ, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो बताइए। इन सारी चीज़ों को मैं आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से और कुछ टॉपिक्स के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा या एक माइंडसेट आपका बन जाएगा कि मुझे ईवी लेना है तो कौन सा लेना है, किस कंपनी के साथ जाना है, किस ब्रांड के साथ जाना है, सर्विस में मुझे क्या देखना है, और लॉन्ग रन में वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, सस्ता होगा या नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल बाइक्स। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि इसका ज़रूरत आखिर क्यों पड़ा, मतलब कि बैटरी गाड़ियाँ को सरकार को लाना क्यों पड़ा। और ऑलरेडी जैसे पेट्रोल गाड़ियाँ ऑलरेडी इतने सालों से चल रही हैं और लोग वो यूज़ कर रहे हैं, बट आज के सिनेरियो में और अभी के डेट में हमें इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे विश्व स्तर पे जैसे आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रहा है और कार्बन इमिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वेदर का क्लाइमेट चेंज पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो इसको कम करने के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सरकार ईवी पॉलिसी लेकर आई, जो पूरे वर्ल्ड वाइड कहे या पूरी दुनिया में कहे तो ये अभी चल रहा है, मतलब इस पे काम हो रहा है। और गवर्नमेंट्स का और कुछ और कंट्रीज़ हैं जिनका प्रोजेक्ट है कि वो कुछ सालों या कुछ एक टाइम के बाद वो पूरी तरह से पेट्रोल को हटा के ईवी पे शिफ्ट हो जाएं। तो हम अगर बात करेंगे इंडिया के प्रोस्पेक्टस में या इंडिया के सिनेरियो में, तो इंडिया में कुछ टॉप ब्रांड्स हैं जिनका मैं आपको नाम बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो आया वो एथर था, लेकिन एथर का ऐसा है कि वो टीयर 1 सिटीज़ में उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था और हाई प्राइस। मतलब सर टीयर 1 सिटी का सर मतलब ऐसा है कि जहाँ पे लोगों का अर्निंग जो है वो आप ये मान के चले कि उनका एवरेज अर्निंग जो है वो कम से कम 30-35 हज़ार के एवरेज में है या उसके बराबर है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो हो गया टीयर 1 सिटी। तो टीयर 1 सिटी में सबसे पहले एथर आया और उसका अप्रोच ऐसा था कि वो जो टॉप अर्निंग जो लोग थे उनके लिए उसने गाड़ी लेकर आया ईवी, और उसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो बेंगलोर वगैरह में अच्छा और जो मुंबई वगैरह है वहाँ पे उसका ज़्यादा जी। चला है। तो इसमें कंपनीज़ वही मैं आपको बता रहा हूँ, एथर हो गया, फिर एथर के बाद पुरानी हीरो जो थी, जो हीरो साइकिल बनाती थी, ठीक है, तो वो भी इस कंपनी में इस फील्ड में काफ़ी सालों से है। फिर अभी लेटेस्ट में हमारे पास टीवीएस भी आया, बजाज भी है, और इसमें कुछ चाइनीज़ कंपनियां भी आई, बट उनका भी मार्केट शेयर उतना अच्छा नहीं हो पाया। और जैसे चाइनीज़ कंपनी में जैसे सर आपको बताएंगे कि जैसे ओकिनावा हो गया हाँ। और आपका ओकाया। ओकाया हो गया,
बिगॉस करके हो गया, तो ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बट हम टॉप कंपनियों की बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें सर आपको ये बताऊंगा कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट मतलब क्या है। हाँ तो पब्लिक इंटरेस्ट इसमें ऐसा है कि पब्लिक लेना क्यों चाह रही है, हाँ, वो तो उसको सस्ता है इसलिए, उसको इसका आखिर जरूरत क्यों पड़ा। क्योंकि सस्ता पड़ रहा है, मेरे जानते हो में हाँ, उसको तो सस्ता पड़ रहा है। हाँ, पेट्रोल का जो 100 रुपये लीटर जो चल रहा है पेट्रोल, वो तो मतलब जो 100-150 रुपये में करेगा वो 10-15 रुपये में चला लेगा, सस्ता पड़ रहा है। खुद मैं भी इस चक्कर में लेने के। हाँ, तो मैं आपको यही चीज़ थोड़ा सा मतलब क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें लोगों का रुचि जो है, मतलब उनका मेन इंटरेस्ट जो है, उनको अपना कॉस्ट इफेक्टिव होना है और उनको अपना रेट कम करना है। मतलब जो पेट्रोल पे जो खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे को उनको क्या करना है, कम करना है और कुछ सेविंग करना है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लग रहा है, इसी हिसाब से लोग माइंडसेट बना रहे हैं। जो कार्स वगैरह भी जो लोग ले रहे हैं उनका मेन पर्पस यही है कि हमको इफेक्टिवली जो है सेविंग होना चाहिए। और तो इसमें अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की हम लोग बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ने सेल्स को बढ़ाने के लिए और ईवी पॉलिसी को लोगों के बीच प्रचलन में लाने के लिए, या ये कहे कि वो लोगों के बीच इसको ईज़िली अवेलेबल या फेमस करने के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ लेकर आई। जैसे उन्होंने ये बोला कि हम आपको सब्सिडी देंगे, तो वो फेम 1 सब्सिडी लेकर आई, जिसमें वो पर किलो वाट के पीछे आपको मिनिमम 10,000 तक का सब्सिडी देती थी। और वो मैक्सिमम जो है मेरे जानकारी में 30 या 40 के अंदर में होता था मैक्सिमम, उससे यही कैपिंग था, उसके ऊपर जो है नहीं मिलता था। तो ये सब्सिडी कैसे मिलता था कि ये जो डीलर्स होते थे वो जो एक्चुअल प्राइस होता था गाड़ी का उसमें से वो माइनस होके, मतलब वो ऑलरेडी उनको पेड होने के बाद जो प्राइस होता था वो हमें सब्सिडी के तौर पर मिलता था। मतलब जो फाइनल प्राइस है उसमें सब्सिडी का अमाउंट कट जाता था, माइनस हो जाता था। तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेकर आई ताकि ग्रोथ हो और लोग इसके लिए इंटरेस्ट हो और तेज़ी से लोग ये ईवी खरीदे और पेट्रोल से थोड़ा सा हटे और ईवी पे शिफ्ट हो, ताकि कार्बन एमिशन और ये इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो पाए। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी अच्छा था कि वो हमें शिफ्ट करना चाहती है कि पेट्रोल से हम ईवी पे आ जाएं, और वो सभी के लिए एक अच्छा माध्यम बन सकता है कि हम कैसे पर्यावरण को सुरक्षित करें और एक उसको ये कहा जा सकता है कि मतलब एक कॉस्ट टाइप का भी कह सकते हैं कि हम अपना भी तो भला कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है पर्यावरण के लिए भी हम कुछ कर पा रहे हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था और उन्होंने क्या बोलते हैं कि सब्सिडी देना स्टार्ट किया। तो सब्सिडी जब मिला तो काफ़ी लोगों ने लिया और उस टाइम पे कंपनियों ने अपना प्राइस मतलब इस रेंज पे रखा हुआ था कि सब्सिडी देने के बाद भी क्या है, गाड़ियां जो है काफ़ी महंगी हो रही थी। अच्छा सर, ये बताइए कि ये कोई आप ऐसा मतलब कंपनी का नाम सुझाइए, ऐसी गाड़ियों का नाम सुझाइए जो एकदम जो कंफर्टेबल हो, जो बाद में इन लोगों को परेशानी भी ना हो, या क्या ऐसी तरीका मतलब अपनाया जाए गाड़ी खरीदते वक्त जिससे लोगों को मतलब सुविधा हो। खैर सरकार की अच्छा किया सब चीज़ है, लेकिन हमारे व्यूअर ये मुख्य रूप से देखने के लिए इस वीडियो में आए हैं कि क्या ऐसी चीज़ें सावधानी बरती जाए और क्या क्या चीज़ देखी जाए और क्या क्या चीज़ पूछताछ की जाए बैटरी वाली गाड़ी खरीदने से पहले, ये बताइए सर। ठीक है सर, इस विषय में अभी मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ कि जैसे हम सबसे पहले अगर कोई गाड़ी हमें खरीदनी है और ईवी ही लेना है तो हमें अभी के डेट में हमें कुछ चीज़ें देखनी चाहिए और जब हम शोरूम पे जाएं तो हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी ही चाहिए लेने से पहले, क्योंकि होता ऐसा है जनरली कि गाड़ी पेट्रोल की हो या ईवी की हो,
एक बिजनेसमैन जो हो या एक जो सेलर हो, जब वो अपना सेलिंग करता है या मार्केटिंग करता है तो वो अपनी चीज़ों को अच्छा ही बताता है और वो सारी पॉजिटिव चीज़ें ही बताता है, निगेटिव चीज़ों को वो साइड कर देता है। हाँ, वही चीज़ मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा ऐसा नेगेटिव चीज़ है जो हमें देखना है। वो तो हर चीज़ पॉजिटिव बताएगा, लेकिन हमें क्या चीज़ नेगेटिव चीज़ देखना है या क्या चीज़ पूछना है। एक हाँ, तो सर मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम ईवी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहला ईवी के बारे में ये माइंडसेट है कि वो उसका क्वालिटी मतलब बिल्ड क्वालिटी बहुत चीप होता है ना। मतलब वो उसका प्लास्टिक काफ़ी चीप होता है और चेसिस वगैरह भी है क्या है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और बाकी जो कंट्रोल्स के जो बटन्स वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी चीप लगते हैं। हाँ, वो ठीक से काम नहीं करता। वो ठीक से काम नहीं करते हैं और कुछ टाइम बाद क्या है वो कलर भी उड़ जाता है उनका। तो वही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि बिल्ड क्वालिटी कैसा है। आप पूछ ले कि ये प्योर प्लास्टिक है या मिक्स फाइबर है या मेटल का है, अच्छा, ये आप कंफर्म कर लें। हाँ, ये पहला पॉइंट हो गया। यस, उसके बाद आप उसके कंट्रोल्स देख लें, बटन्स देख लें कि वो किस क्वालिटी के हैं, अच्छे हैं कि नहीं। इसके बाद इन सब चीज़ों के बाद आप अपना एक प्राइस रेंज जो आप फिक्स करके जाएंगे अपने माइंडसेट में कि मुझे इस प्राइस रेंज में चाहिए और इस किलोमीटर तक का मुझे चाहिए। मतलब मेरा रनिंग क्या है, क्या रनिंग है मेरा, उस रनिंग के हिसाब से आप गाड़ी देखिए। और वहाँ आपको जाने के बाद कुछ चीज़ें जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है कि जैसे आप गाड़ी की चमक पे आप मत जाइए। मतलब गाड़ी एकदम चमकदार दिख रहा है, डिज़ाइन अच्छा है या फिर ये कहे कि वो अट्रैक्टिव लग रहा है, इन सब चीज़ों पे आपको सेकेंडरी जाना है। प्राइमरी किन चीज़ों पे जाना है मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइमरी जो है आपको सबसे पहले जाना है सर्विस पर। सर्विस के बाद आपको जाना है ब्रांड पर कि आप किस ब्रांड की गाड़ी ले रहे हैं। उसके बाद आपको जाना है कि वो अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब आपके आसपास में उसका सर्विस सेंटर है कि नहीं है, या आपको कितना दूर जाना पड़ेगा, या भविष्य में वो स्टोर कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा, या फिर मुझे भटकना ना पड़ जाए। सही कहा। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि सर्विस में आपको क्या देखना है। सर्विस में इन जनरल ऐसा रहता है कि जो कंपनी जो है वो ये क्लेम करती है कि इतने किलोमीटर और इतने ईयर पे हम आपको वारंटी देंगे, ठीक है। और ये बैटरी पे रहता है और मेन इसका जो कंपोनेंट मेन जनरली हम बात करेंगे ईवी का, तो वो बैटरी ही होता है और कंट्रोलर होता है और चार्जर होता है। तीन कंपोनेंट मेन ईवी बाइक्स पे या ईवी स्कूटीज़ पे यही तीन चीज़ें मेनली देखी जाती हैं। जो मेन कॉस्ट जो है वो इन्हीं चीज़ों पे ही आता है। मेन कॉस्ट जैसे हम ये एक अंदाज़ा लगाए कि जैसे किसी गाड़ी का रेट मान लीजिए सब्सिडी वगैरह काट करके मान लीजिए 2 लाख का है, एग्जाम्पल के लिए 2 लाख का है, तो उसमें से आपका ये मान के चलिए कि ये 40 से 50% कॉस्टिंग जो है वो आपका बैटरी का आएगा, फिर चार्जर का भी उसमें कॉस्ट है और कंट्रोलर का कॉस्ट भी उसमें ऐड है, और कुछ कॉस्ट उसमें मोटर का भी है। तो मोटर के बारे में भी आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि मोटर 2 टाइप के अभी आजकल आ रहे हैं। तो एक होता है हब मोटर, जो हब मोटर जो है मोटर उसमें व्हील पे ही फिक्स रहता है, वो हब मोटर होता है। और दूसरा मोटर जो है बेल्ट ड्राइव होता है, जो मोटर थोड़े से दूर पे होता है और उसको व्हील को बेल्ट से थ्रू करके ट्रांसमिशन उसमें किया जाता है। आसान भाषा में अगर माना जाए ना तो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप एक एग्जांपल आप सीलिंग फैन समझिए। सीलिंग फैन में क्या उसी में लगा रहता है मोटर, वही चलता है, मतलब वो जो पहिया रहेगा ना उसी में मोटर लगा रहेगा और सीलिंग फैन की तरह पूरा सिस्टम से चलेगा। उसके लिए कोई बाहरी बनावट नहीं होती। और दूसरी होती है जैसे हमारी गाड़ी नॉर्मल बाइक्स होती है जिसमें इंजन अलग चलता है और चैन के थ्रू पीछे का चक्का चलता है। तो 2 टाइप का वो ये बोलना चाह रहे हैं। यही बोलना चाह रहा हूँ सर मैं। हाँ सर, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। मैं दर्शकों को यही समझाना चाह रहा हूँ कि मोटर्स जो हैं 2 टाइप के होते हैं। तो हब मोटर्स मेरे हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि बेल्ट ड्राइव में ऐसा होता है कि बेल्ट के फटने का चांस मतलब कटने का चांस रहता है
और फिर वही है कि उसमें ऐसा रहता है कि जो सर्विस सेंटर्स हैं जो ब्रांड वाले हैं, मतलब जो ब्रांड हैं, उनके पास इन्वेंट्री मतलब कम होता है, मतलब वो बैकवर्ड में प्रोडक्शन उनका मेरे हिसाब से, मेरे जानते में कम रहता है। कि अगर मान लीजिए हमारी कोई चीज़ ख़राब भी हो गया, मान लीजिए मेरा हेडलाइट ख़राब हो गया या मेरा ब्रेक लीवर ख़राब हो गया, या मान के चलो कि मेरा मोटर ही ख़राब हो गया या बैटरी में कोई इशू आ गया, तो फिर कैसे सर्विस होता है, कैसे क्लेम होता है, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया इन जनरल बता रहा हूँ। कि कंपनियां जो हैं वो सेल्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं अभी के डेट में, सेल्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं और सर्विस जो है थोड़ा सा पीछे है, मतलब सर्विस डिले है सर। कंपनियां हमेशा सेल्स पर ही फोकस करती है। हाँ अभी क्या, शुरू से ही वो कंपनियां चाहेगी कि अच्छा दिखे दिखे, और चूज हमें ही करना पड़ेगा सर। हाँ, तो सर मैं भी आपको वही बता रहा हूँ कि मेन फोकस जो है गाड़ी बेचने पे है, और कस्टमर सर्विस जो है, मैं अभी का अगर बात करूँगा तो कस्टमर सर्विस जो है वो थोड़ा सा पुअर है, मतलब आपको डिले हो सकता है और आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी जो है वो खड़ी हो जाए, कुछ टाइम के लिए खड़ी हो जाए और आपको वापस से पेट्रोल पे जाना पड़ जाए, तो वो जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए काफ़ी पेनफुल हो सकता है। इसलिए ये आपको क्लियर करना है सर्विस सेंटर में जाके कि सर्विस किस तरह का दे रहे हैं, मतलब वो अगर उन्होंने कहा कि 30 किलोमीटर और 3 साल, ऐसा सिनेरियो है, जर्नली ऐसा चल रहा है। और ओला में कहते हैं कि वो 8 इयर्स की वारंटी दे रहे हैं, 8 इयर्स की। और बजाज में भी ऐसा ही है कि 3 साल और कुछ किलोमीटर्स हैं। तो ये जो है किस तरीके से दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। हाँ हाँ, किस तरीके से दे रहे हैं, मतलब इन सेंस इसको ऐसा समझा जाए कि वो बैटरी रिपेयर कर रहे हैं, हाँ हाँ या रिप्लेस कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, या वो पीस टू पीस चेंज करेंगे। हाँ। कि क्या कैटेगरी है, क्या उनका तरीका क्या है? हाँ तरीका है, उनका सिनेरियो है, उनका मतलब कि स्ट्रेटेजी कैसा है। मतलब कि ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कोई अगर गाड़ी, जैसे कोई अगर बैटरी का गारंटी दे रहा है, तो बैटरी को किस तरीके से उसका गारंटी को फॉलो करें। जैसे मान लीजिए हम बैटरी वाली गाड़ी लिए, और बैटरी वाली गाड़ी लेने के बाद ये हुआ कि हमारी बैटरी ख़राब हो गया और उसको वारंटी में गए। अब वो सीधे डायरेक्ट तुरंत आइए खड़े होइए, वो बैटरी निकालो, दूसरा बैटरी लगा के हमें दे देगा, या कह देगा कि अब बैटरी अपना दे दीजिए और हम इसको जा रहा है क्लेम में। अब वो आने में 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगेगा, और बैटरी बिना तो गाड़ी खड़ी की हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। वो कैसे दे रहा है, या कोई टाइम लिमिट दे रहा है कि हम आपको 15 दिन में गारंटेड बैटरी दे ही देंगे। क्योंकि देखिए, अगर टाइम लिमिट अगर 15 दिन का दिया तो आप मान के चलिए कि आपकी गाड़ी 15 दिन तो खड़े होने की संभावना है। लेकिन अगर वो ऐसी गारंटी दिया कि आप आइए, बैटरी खराब है, तुरंत दूसरी बैटरी अवेलेबल है, आप दूसरी बैटरी ले जाइए कोई काम चलाने के लिए, और आपकी बैटरी जब तक नहीं आएगी तब तक आप इससे काम चलाइए। इसी की बात आप कर रहे हैं सर। हाँ सर, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि सर्विस वारंटी में आपको रनिंग बैटरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ। कि जिस टाइम तक आपकी गाड़ी खड़ी है, हाँ। उस टाइम आपको एक सेकेंडरी बैटरी देंगे कि नहीं देंगे। नहीं देंगे, सही है। तो ये सिस्टम जो है वो अभी तक जो है बना नहीं है, मतलब ये सिस्टम जो है कंपनियों ने अभी इन्वेंट नहीं किया, या कहे कि ये उतना फास्ट बैटरी प्रोडक्शन वगैरह जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये कहे कि उन्होंने इन्वेंट्री में रखा नहीं है कि अगर इमरजेंसी में कस्टमर फंस गया तो उसको एट द टाइम उसका काम ना रुके या उसकी गाड़ी खड़ी ना हो, उसके लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट अभी तक नहीं है। और अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट दे रहा है, जैसे कि हम समय पूरा जो हमारे दिमाग में विचार आ रहा है वो सभी के विचार में दिमाग में आ रहा होगा। और दूसरी बात, कंपनियां या कोई भी जो कंपनी जो जब आती है मार्केट में, तो कोई ऐसी सुविधा ये देने की कोशिश करती है, ऐसी ऑफर जो बाकी कंपनियां न दे रही हो। अगर कोई ऐसी बैटरी वाली गाड़ी की कंपनी आ गई जो आपको ऐसी सुविधा दे रही है कि हम आपकी टाइम की कदर करते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, मतलब आप मतलब ऐसे व्यक्ति जो हमेशा बिजी रहने वाला, आपका टाइम कीमती है। अगर आपकी बैटरी खराब हुई तो सडनली हमारे पास पूरा रिजर्व में बैटरी रखा है, आप आइए, आपकी बैटरी लेकर जाएंगे, दूसरी बैटरी लगा कर दे देंगे, तो आंख बंद करके सीधे उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसी कोई गारंटी देता है तो। और अगर नहीं भी देता है तो कम से कम एटलीस्ट पूछिए कि कितने दिन का होगा, क्योंकि हम सब लोग बहुत व्यस्त हैं, हमारे बहुत सारे काम रहते हैं,
और हम गाड़ी इस शर्त पर नहीं खरीद सकते कि बैटरी वाला खरीदे 15 दिन महीना भर तक गाड़ी खड़ा करके साइकिल से घूमते रहे या दूसरी की गाड़ी लेके घूमते रहें, और नहीं तो अब एक बैटरी वाली गाड़ी अलग रखे और एक पेट्रोल वाली गाड़ी उसको इमरजेंसी में रखे, फिर फ़ायदा क्या होगा? यही है ना सर? हाँ सर, तो इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं इसी चीज़ को फाइनलाइज करने के लिए मैं क्या बहुत से शोरूम पे मैं गया और मैंने उनसे ये पूछा कि अगर इस बैटरी पे आप सर्विस दे रहे हैं तो आप कैसी सर्विस दे रहे हैं, क्या आप मुझे एक सेकेंडरी बैटरी प्रोवाइड करेंगे, क्या आप कोई एक टाइम फ्रेम बताएंगे जिसमें मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि मैं इतने दिन तक पेट्रोल पे वापस से शिफ्ट हो जाऊँगा और मेरा बैटरी अगर ख़राब हो गया है तो इस टाइम फ्रेम में रिपेयर होके आ जाएगा, या मेरा बैटरी रिप्लेस होगा, या मुझे न्यू बैटरी मिलेगी और उसका एक टाइम फ्रेम क्या होगा, या वो 30 दिन होगा, या वो 15 दिन होगा, या वो 1.5 महीना होगा, क्या वो 6 महीने हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं शोरूम टू शोरूम में गया हूँ, मैं TVS के शोरूम में भी गया हूँ, मैं बजाज के में भी गया हूँ और मैं ओला में भी गया हूँ सर। इसके अलावा मैं रिसेंटली हीरो पे भी जाके आया हूँ। हाँ, मैं भी साथ में। हाँ, तो ये इस पे सर भी साथ में गए थे। मैं भी गया था साथ में। हाँ, तो इस पे मुझे किसी में भी ऐसा नहीं लगा कि जहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हो पाऊँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप टोटली आप अपने रिस्क पे जा रहे हैं। हाँ। ये आपका खुद का सेल्फ रिस्क है। और बैटरी का प्रोडक्शन जो है वो अभी सर चाइना से ही हो रहा है ना। ये क्योंकि ये जो लिथियम मेटल जो है वो रेयर अर्थ है और वो अभी यहाँ इंडिया में अभी उसका माइनिंग का है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो होने को है, जो अभी छत्तीसगढ़ में ही होना है। छत्तीसगढ़ से हाँ, छत्तीसगढ़ में होना हाँ, है। हाँ, हाँ। तो वो अभी क्या है स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये इंपोर्ट होके आता है तो ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो ये कंपनियों के पास अभी प्रॉपर इसका कोई आंसर नहीं है, या ये कहे कि उनके पास कोई प्रॉपर गाइडलाइन कहे, या फिर हम ये कहे कि कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिससे वो कस्टमर को एक रास्ता दे पाए कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब होती है या आपका बैटरी ख़राब हो जाता है, या आपका बैटरी ये कहे कि उसमें कुछ सेल्स में प्रॉब्लम आ गए, तो किस वे में आपको वो कंफर्ट दे पाएंगे कि कैसे आपको सर्विस दे पाएंगे, ये अभी तक ना मेरे हिसाब से क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि मैं खुद एक ईवी यूज़र हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैंने खुद एक ईवी थी मेरे पास। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में और डिटेल में बताएंगे कि कैसे क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें मुझे उसमें फेस करना पड़ा, तो उस पर थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। अभी आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ कि जैसे आपने गाड़ी ले लिया, आपने गाड़ी ख़रीद लिया, तो गाड़ी ख़रीदने के समय ही आपको कुछ चीज़ें और पूछना है कि जैसे चार्जर पे क्या वारंटी है, कंट्रोलर पे क्या वारंटी है, मोटर पे क्या वारंटी है, और आपको ये पूछना है कि कॉस्टिंग क्या आएगा। क्योंकि मेन पर्पस जो है हमारा लेने का यही है कि हमें हमारा बचत होना चाहिए। मेन पर्पस जो है सेविंग है। ईवी पे शिफ्ट होने का मेन पर्पस ही सेविंग है। सेविंग के अलावा कोई दूसरा मुझे मोड नहीं लग रहा है। और सेकेंडरी बात करें तो जो इन्वायरमेंटल के लिए है वो तो रहता ही है, लेकिन मेन पर्पस इंटरेस्ट जो है वो सेविंग ही है। सेविंग ही है कि मेरा सेविंग होना चाहिए। क्योंकि पेट्रोल की रेट तो आप देख रहे हैं कि वो अभी जिस रेट पे है वो उस रेट पे स्टेबल नहीं रह सकता है, वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है, और वैश्विक स्तर पे क्या चीज़ें चल रही हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। अब इतना तो नहीं घट जाएगा सर कि 50 रुपये 20 रुपये हो जाएगा, वो तो घटेगा भी तो 5-10 घटेगा, और बढ़ेगा तो बढ़ते ही जाएगा। हाँ, तो मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि मेन पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सेविंग पे ही है, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, और हमारा जो है डेली कम्यूट जो है वो सस्ते में हो पाए। तो आपको ये चीज़ें पूछनी ही हैं कि मेरा सर्विस कैसे क्लेम होगा, मुझे कितने दिन रुकना पड़ेगा, और किन किन चीज़ों का क्या क्या प्राइस आएगा। क्योंकि देखिए सर, ईवी का ऐसा है कि ईवी के हर पार्ट्स अभी क्या हैं, जर्नल नहीं हुए हैं। आप मतलब मैं आपको ऐसा समझाना चाहूँगा कि आसपास के मान लीजिए मेरे कोई भी एक ऑटो का मान लो दुकान है,
या एक डीलर का दुकान है या एक रिपेयरिंग की शॉप है, तो मैं वहाँ जैसे मान लो मेरी कोई भी कंपनी की पेट्रोल बाइक है, मेरा नट खराब है या मेरा लीवर कुछ हो गया, तो मैं कोई भी जर्नली एक उठा लेता हूँ, है ना। मैं कोई जर्नल एक लाइट लगा लेता हूँ, मेरा लाइट भी फ्यूज़ हो गया मान लीजिए, तो मैं कोई भी कंपनी का एक लाइट लगा लिया। बट ईवी के साथ ऐसा नहीं है, उसकी चीज़ें जो हैं वो अभी जर्नल नहीं हुई हैं। आपको उसके शोरूम से ही जो प्राइस रेंज पे वो कहेंगे उस प्राइस रेंज पे आपको लेना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं, जैसे आपको उन्होंने बताया कि मोटर का ये कॉस्ट आ रहा है या बैटरी का ये कॉस्ट आ रहा है या कोई उसका लीवर ही ख़राब हो गया या उसका कोई एक लीवर वायर टूट गया या एलईडी में कोई खराबी आ गया, है ना, तो उसका कॉस्ट वही रहेगा जो वो डिसाइड करेंगे या जो बना हुआ है सिनेरियो, तो उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप जर्नली कहीं भी चलते रहा फिरते चलते हुए आप नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। मतलब जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास CBZ है, अब क्या है CBZ में कोई मतलब लीवर टूट गया, तुरंत गए 2 मिनट में, 2 मिनट की दूरी में मतलब दुकान है ऑटो की, गए बोले भैया लीवर देना, तुरंत देता है और वहीं मैकेनिक रहता है, 2-5 मिनट पर लग गया, घर आ गए। अगर गाड़ी में जैसे कोई टायर पंचर का तो खैर दोनों में सेम समस्या है। अब जैसे मान लीजिए गाड़ी में जैसे मेरा चैन वन टूट गया, चैन की खराबी आ गया, तुरंत गए हो गया। गाड़ी का अगर इंजन में भी थोड़ा बहुत कुछ खराबी है या कोई और खराबी है, तुरंत मैकेनिक को गया, वो हो गया। लेकिन जो ईवी में है आपको ऐसा नहीं रहेगा, उसमें कोई सामान टूट गया तो शोरूम जाओ, और शोरूम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और शोरूम में सामान अवेलेबल नहीं रहा तो उसके लिए वेट करो। अगर कोई और सामान टूट गया या कोई चीज़ फूट गया और वो अवेलेबल नहीं है तो वेट करो। और आप कहीं भी रास्ता चलते मैकेनिक से उसे नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए मैकेनिक अभी दक्ष नहीं हुए हैं। यही है ना सर कहना आपका? हाँ सर, मैं वही बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि इसका सर्विस जो है आपको कहीं पे भी इजीली नहीं मिल पाएगा। आपको या तो उसको टो करके वहाँ लेके जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर में, या जो रोड साइड असिस्टेंट का इसका जो सर्विस रहता है वो आपको लेके रखना पड़ेगा। और सर मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको जब आप ले रहे हैं तो आप सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बारीकी से पूछ लें, ताकि आपको कोई आगे चल के झटका न लगे, अरे यार मैंने बचत के लिए लिया था और इसमें तो इतना कॉस्ट आ गया। जरूर आपको ये जो वीडियो है जरूर आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन ये लंबा वीडियो उतना ज़्यादा आपके लिए मतलब समय बर्बादी का कारण नहीं बनेगा, जितना समय और मूड की बर्बादी कारण आपका गलत तरीके से मतलब ईवी व्हीकल खरीद लेना बन जाएगा। इसलिए ये वीडियो को तो आपको देखना ही चाहिए, लंबा बने या छोटा बने। ये आधा घंटा उतना लंबा समय का बर्बादी नहीं होता जितना आपका समय का बर्बादी गलत तरीके से बिना ये वीडियो देखे जाके खरीद लेंगे, वो होगा आपका समय का बर्बादी। हाँ सर, मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि वो थोड़ा इस बात को पॉजिटिव ले कि जितना समय वो अगर वो रील्स वगैरह देखने में थोड़ा सा बिता देते हैं तो वो थोड़ा टाइम यहाँ भी दें, और इससे उनको फ़ायदा ही होगा। मतलब उससे उनको ये फ़ायदा होगा कि उनका एक तो पैसा बचेगा, एक दूसरा जो है उनको भटकना नहीं पड़ेगा और वो मानसिक रूप से परेशान नहीं होंगे। तो वही आप सारी चीज़ें पूछ लीजिए कि बैटरी का फ्यूचर में क्या कॉस्ट होने वाला है, मोटर का क्या कॉस्ट होने वाला है, कंट्रोलर ख़राब हो गया, उसका पीसीबी बोर्ड ख़राब हो गया तो वो किस रेट पे आएगा, और उसमें जो चार्जर जो है, ये चार्जर सर इसका बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब बैटरी के बाद मैं कहूँ कोई बड़ा पार्ट है तो वो चार्जर है, क्योंकि बैटरी को चार्ज वही करेगा। चार्जर को तो मतलब मामूली रूप में लिया ही नहीं जा सकता है, इसका चार्जर ही पूरा मेन हो गया। चार्जर, बैटरी और मोटर, 3 चीज़ ही मेन इसका हो गया, और तीनों की कीमत एकदम वो कम किसी को ना आंका जाए। हमें लगता है ऐसे कि हम अपने घर में मोबाइल चार्जर को हल्के में ले लेते तो वहाँ हल्के में उसका नहीं लिया जा सकता है। हाँ सर, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे अब बैटरी तो ठीक है, तो लेकिन बैटरी को चार्ज कैसे करेंगे। जैसे फ़ोन हो गया, तो फ़ोन हमने ले लिया अच्छा फ़ोन, लेकिन अब उसका चार्जर ही मान लीजिए ख़राब हो गया तो हमको सोचना पड़ जाता है ना कि अब क्या करें करके। तो फ़ोन में तो ऐसा सिनेरियो रहता है कि वो रिपेयर होता नहीं है, हमें लेना पड़ता है एक नया। लेकिन इसमें ऐसा रहता है कि कुछ वारंटी रहता है, तो उस वारंटी में अगर आपका चार्जर ख़राब हो गया तो आपको चार्जर जो है या तो नया मिल गया, रिपेयर होगा, लेकिन उसके बाद जो है आपको चार्जर जो है महंगा ही पड़ता है। मतलब जैसे अभी के डेट में कुछ कंपनियां जो हैं, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, बट कंपनियां हैं जिनका चार्जर 10,000 का भी आता है। हाँ, 10,000 का भी आता है, 8,000 का है, 12,000 का है। तो वो कंपनी टू कंपनी और कितने किलोवाट की बैटरी है उस पर डिपेंड करता है। तो चार्जर का कॉस्ट भी एक बड़ा मेजर कॉस्ट है इसमें,
कि जैसे आपका चार्जर ख़राब हो गया तो आप 10,000 का चार्जर लेंगे, तो ये एक सोचने वाली बात हो जाती है कि मैं 10,000 का सिर्फ चार्जर लूँगा, ऐसा हो जाता है। और सर आप अपना पर्सनल अनुभव को बता दीजिए सर। सर मैं आपको मेरा पर्सनल अनुभव जो बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है अभी तक का, वो ऐसा है कि मैंने लिया था ओकिनावा का प्रेस प्रो। ये गाड़ी ऐसा था कि जापान की कंपनी है ये, ओकिनावा ऑटोटेक। तो मैंने लिया था और वो गाड़ी दिखने में भी अच्छी थी और उसकी बाकी चीज़ें भी ठीक ठाक थी, लेकिन बिहाइंड द चीज़ें जो हैं कुछ और थी। मतलब मैं ये कहे कि सर्विस में को लेकर मैं काफ़ी परेशान हुआ हूँ और बैटरी जो है मेरा टोटल मतलब ख़राब हो गया है। मतलब ये कहे कि डेड हो चुका है, मतलब 20-30% बस होगा अलाइव, बाकी जो है वो अब डेड हो चुका है। तो उसको सर्विस के लिए मुझे भटकना पड़ा, अभी तक कोई सलूशन हो नहीं पाया है। और मैं फाइनली अभी अब मेरा ऐसा चल रहा है कि मैं अब उसको एक हायर अथॉरिटी लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि मैंने काफ़ी भरोसा करके लिया था और क्या है मेरे साथ ये सब चीज़ें हो गई। तो अब उसका मतलब उसको सुनने वाला कहे या फिर ये कहे कि उसका कोई ऐसा लीगल अथॉरिटी गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी में ऐसा है कि सेल पे फोकस किया है लेकिन सॉल्यूशंस पे फोकस नहीं किया है। मतलब लाइसेंस उन्होंने गवर्नमेंट ने इजीली प्रोवाइड किया है कि अब गाड़ी बनाओ बेचो, गाड़ी बनाओ बेचो, और मैं सब्सिडी दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ने इस पे फोकस किया है। लेकिन कस्टमर सर्विस पे गवर्नमेंट में भी फोकस नहीं किया है, या कोई ऐसा पॉलिसी नहीं बनाया कि अगर आपने कस्टमर को ऐसा सर्विस नहीं दिया तो मतलब आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। मतलब कि सरकार ना गाड़ियां बेचने की तो अनुमति दे दी है, लेकिन उन गाड़ियां बेचने वालों को उनकी जिम्मेदारियों की अनुमति नहीं दी और ग्राहकों को उतना अधिकार नहीं दिया या उतना आश्वासन नहीं दे पाया कि गाड़ी खरीद तो लोगे लेकिन उसके बाद भटकोगे तो उसकी क्या जिम्मेदारी होगी। सर को मैं जानता हूँ, इनकी गाड़ी को भी जानता हूँ, वो ले तो लिए, शुरू में खुश थे, लेकिन अभी तक लगभग 6-7 महीने हो गए होंगे ना सर? हाँ सर, 6 से 7 महीने हो गए। हाँ, इसके बाद भी इनको राहत नहीं मिला। तो फाइनली इसको कंक्लूड ऐसे करते हैं कि हमें गाड़ी को खरीदने से पहले सबसे पहले उसकी बैटरी वारंटी, जैसा मैंने बताया उस तरीके से, उसके बाद उसका चार्जर का वारंटी, फिर उसके मोटर का वारंटी, और उसके बाद में उसका सर्विस कैसा है, ये सब चीज़ की पूछताछ करके ही लिया जाए। सर तो फाइनल कंक्लूजन बता दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए। मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि फाइनल कंक्लूजन ऐसा है कि देखिए, अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन गाड़ी लेने से पहले आपको उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, उसका सर्विस कैसे रहेगा, बैटरी पे कैसे वारंटी मिलेगा, ये सारी चीज़ें अगर डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको कहीं पे रिटर्न पे मिल रहा है, रिटर्न पे कहीं पे सर लिखा हुआ है, हाँ, है ना, हाँ। तो आप जा सकते हैं और आप ब्रांड के साथ जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ना ही लो, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। आप ब्रांड के साथ जा सकते हैं और आप सारी चीज़ें पहले क्लियर कर लीजिए, और अगर ये चीज़ें रिटर्न में अगर आपको मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ताकि भविष्य में आप चीज़ों को क्लेम कर पाएँ और आप कुछ और लीगल प्रोसीजर्स के लिए आगे बढ़ पाएँ। तो अगर रिटर्न पे मिल जाते हैं या उसका जो किट आता है उस पर कहीं पे लिखा हो या सर्विस बुक में कहीं लिखा हो, उसको आप अंडरलाइन करा लीजिए शोरूम में, उसको हाईलाइट करा लीजिए। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि गाड़ी बेचते समय जो लोग कहते हैं वो एक्चुअली उस बाद में वैसा चीज़ होता नहीं है। वहाँ पे हमको सारी चीज़ें आकर्षक लगती हैं, बातें मीठी मीठी होती हैं, फिर बाद में आप जाओगे, आप 2 घंटा बैठे रहोगे, फिर 3 घंटा बैठे रहोगे, फिर 1 दिन घूमोगे, फिर 2 दिन घूमोगे, फिर हफ्ते भर घूमोगे, आप पूरी तरीके से परेशान हो जाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाओगे ना कि आप रिसेंटली, जैसे अभी एक केस आया है जिसने एक शोरूम को आग लगा दी है, ओला का शोरूम है रिसेंटली सर, अभी एक आया है वीडियो, वो कहाँ का है नहीं पता, किस स्टेट का है, बट एक कस्टमर ने ओला का शोरूम जो है उसने आग लगा दिया और उसमें 3-4 गाड़ियाँ जल गई, और उसने 1 महीने पहले ही ओला लिया था। और रिसेंटली हमारे भिलाई की ही बात करें तो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कस्टमर ने एक टैगलाइन बोला था कि खा लेना 2 केला बट ना लेना ओला। ऐसा सर कस्टमर घूम रहा था, बाकायदा उसने माइक और
स्पीकर्स वगैरह लगा के उसने एक वो क्या बोलते हैं एक रैली टाइप सा किया था। अच्छा। हाँ, तो ये सारी चीज़ों को आप फेस कर सकते हैं और आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको लेना है तो आप ब्रांड के साथ जाइए, चीज़ें क्लियर कीजिए, क्लियर करने के बाद अपना विचार बनाइए और आगे भविष्य में क्या चीज़ें हो सकती है उसके सभी चीज़ के लिए आप रेडी रहिए, तभी आप ईवी के लिए जाइए। ऐसा सर मेरा फाइनल दर्शकों के लिए कंक्लूजन है। ठीक है सर, तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो से लाभ हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।